हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके क्वेश्चंस डॉट इन्फो। आज हम आपके लिए लाए हैं स्टार्टेक जनरल नॉलेज, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल होगा, जिसका टेक्स्ट वर्जन ऑफ पीडीएफ विद अदर क्विजेस आपको हमारी वेबसाइट gkquestions.info पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल जीके क्वेश्चंस को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ यूपी लेखपाल यानी कि ग्राम समाज विकास से रिलेटेड आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे। इसके बाकी पार्ट्स आपको आई बटन पर और इस वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, द सेक्रेटरी ऑफ ग्राम सभा। हमें बताना है कि जो ग्राम सभा के सचिव होते हैं वो कौन होते हैं। हमारे ऑप्शन है गवर्नर यानी कि राज्यपाल, सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम पंचायत के सचिव, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज यानी कि पंचायती राज के मंत्री, सरपंच यानी कि सरपंच। और हमारा सही उत्तर है सेक्रेटरी ऑफ ग्राम पंचायत यानी कि जो ग्राम पंचायत के सचिव होते हैं वही ग्राम सभा के सचिव भी होते हैं, यानी कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत दोनों के सचिव सेम होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सेक्रेटरी ऑफ ग्राम पंचायत इज। हमें बताना है कि जो ग्राम पंचायत के सचिव होते हैं वो कौन होते हैं। हमारे ऑप्शन है इलेक्टेड पर्सन यानी कि क्या वो निर्वाचित व्यक्ति होते हैं। हमारा अगला ऑप्शन है अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट यानी कि सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। अपॉइंटेड बाय द ग्राम सभा यानी कि ग्राम सभा द्वारा नियुक्त होते हैं। अपॉइंटेड बाय द सरपंच यानी कि सरपंच द्वारा नियुक्त होते हैं। और हमारा सही उत्तर है अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट यानी कि जो ग्राम पंचायत के सचिव होते हैं वो सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंचायत इज चेयर्ड बाय। हमें बताना है जो पंचायत है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। हमारे ऑप्शन है सरपंच, गवर्नर यानी कि राज्यपाल, मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज यानी कि पंचायती राज के मंत्री जो होते हैं। हमारा आखिरी ऑप्शन है सेक्रेटरी ऑफ ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम पंचायत के सचिव। और हमारा सही उत्तर है सरपंच यानी कि जो पंचायत की अध्यक्षता होती है वो कौन की करते हैं, सरपंच करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, द टर्म ऑफ सरपंच इज। हमें बताना है कि जो सरपंच होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। हमारे ऑप्शन है 2 years यानी कि 2 वर्ष, 12 years यानी कि 12 वर्ष, 5 years यानी कि 5 वर्ष, 1 year यानी कि 1 वर्ष। और हमारा सही उत्तर है 5 years यानी कि 5 वर्ष। जो सरपंच होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 5 वर्ष का उनका कार्यकाल होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पॉपुलेटेड विलेज इन उत्तर प्रदेश। हमें बताना है कि उत्तर प्रदेश में जो कुल आबादी वाले गांव हैं उनकी संख्या कितनी है। हमारे ऑप्शन है 97,941, 50,024, 86,542, 25,468। और हमारा सही उत्तर है 97,941 यानी कि जो उत्तर प्रदेश के कुल आबादी वाले गांव हैं वो कितने हैं, 97,941 गांव हैं कुल आबादी वाले उत्तर प्रदेश में। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज पैसा एक्ट। हमें बताना है कि पैसा अधिनियम क्या है। हमारे ऑप्शन है फॉर पंचायत प्रोविजन यानी कि पंचायत प्रावधान के लिए, फॉर रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास के लिए, फॉर एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के रोजगार के लिए, फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्वयं सहायता समूह के लिए। और हमारा सही उत्तर है फॉर पंचायत प्रोविजन यानी कि जो पैसा अधिनियम है वो पंचायत प्रावधान के लिए बनाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पैसा एक्ट इज अ। हमें बताना है कि जो पैसा अधिनियम है वो क्या है। हमारे ऑप्शन है सेंट्रल लॉ यानी कि केंद्रीय कानून है, स्टेट लॉ यानी कि राज्य कानून है, नगर पालिका एक्ट यानी कि नगर पालिका अधिनियम है, नन यानी कि इनमें से कोई नहीं। और हमारा सही उत्तर है सेंट्रल लॉ यानी कि जो पैसा अधिनियम है वो क्या है, केंद्रीय कानून है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ विल द कोरम ऑफ ग्राम सभा
बी, इन उत्तर प्रदेश हमें बताना है कि जो उत्तर प्रदेश में ग्राम सभा होती है उसकी गण पूर्ति कैसे होगी। हमारे ऑप्शन है 1/10 ऑफ मेंबर्स, यानी कि अगर 1/10 सदस्य ग्राम सभा के उपस्थित हैं तो कोरम यानी कि गण पूर्ति होगी। 1/4 ऑफ द मेंबर्स यानी कि 1/4 सदस्य। 1/2 मेंबर्स यानी कि हाफ मेंबर्स 1/2 पार्ट ऑफ मेंबर्स यानी कि 1/2 सदस्य। 3/4 मेंबर्स यानी कि कुल सदस्यों का 3/4 सदस्यता। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन 1, यानी कि 1/10 यानी कि 1/10 अगर सदस्य उपस्थित होंगे तो ग्राम सभा की जो गण पूर्ति है वो कंप्लीट हो जाएगी। हमारा अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी मीटिंग्स ऑफ ग्राम सभा आर रिक्वायर्ड टू बी हेल्ड इन द ईयर। हमें बताना है जो ग्राम सभा होती है उसकी एक वर्ष में कितनी बैठक आयोजित करने की आवश्यकता होती है या अनिवार्य होती है। हमारे ऑप्शन है 2 से 4 टाइम्स यानी कि 2 से 4 बार, 4 to 6 टाइम यानी कि 4 से 6 बार, 5 to 10 टाइम्स यानी कि 5 से 10 बार, 7 to 8 टाइम्स यानी कि 7 से 8 बार। हमारा सही उत्तर है 2 से 4 बार, यानी कि जो ग्राम सभा है उसकी एक वर्ष में 2 से 4 बार बैठक होनी जो होती है वो आवश्यक होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है व्हेन कैन आई स्पेशल मीटिंग ऑफ ग्राम सभा बी कॉल्ड। हमें बताना है कि जो ग्राम सभा की विशेष बैठक होती है वो कब बुलाई जा सकती है। हमारे ऑप्शन है 10% मेंबर ऑफ ग्राम सभा सबमिट देयर रिक्वेस्ट। मतलब ग्राम सभा के 10% जो सदस्य हैं अपनी मांग प्रस्तुत करें तो ये विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। 50% और मोर ऑफ ग्राम सभा सबमिट देयर रिक्वेशंस, यानी कि ग्राम सभा के 50 या उससे अधिक व्यक्ति अगर अपनी मांग प्रस्तुत करते हैं तो विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। ऑप्शन सी इज फॉर बोथ, यानी कि दोनों ही ऑप्शन सही है। नन यानी कि इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। और हमारा सही उत्तर है बोथ, यानी कि अगर 10% मेंबर्स ग्राम सभा के सदस्य अगर मांग करते हैं इस बैठक की तो बैठक बुलाई जाती है, या 50 से अधिक या 50 अगर ग्राम सभा के सदस्य अपनी मांग प्रस्तुत करते हैं तो भी विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन है अ जॉइंट मीटिंग ऑफ 2 और मोर ग्राम सभा शेल बी कॉल्ड इन द केस ऑफ। हमें बताना है कि किस मामले में 2 या 2 से अधिक ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। यानी कि कब 2 या 2 से अधिक ग्राम सभाएं एक साथ इकट्ठे होके एक संयुक्त मीटिंग या संयुक्त बैठक कर सकते हैं। हमारे ऑप्शन है डिसीजन मेकिंग ऑन एनी प्रोजेक्ट और प्रपोजल इम्पैक्टिंग मोर देन वन विलेज, यानी कि अगर कोई प्रोजेक्ट यानी कि परियोजना या प्रस्ताव एक या एक से अधिक गांवों को प्रभावित करती है तो उस केस में उसके संदर्भ में 2 या 2 से अधिक ग्राम सभाओं को बुलाया जा सकता है। हमारा अगला ऑप्शन है नेशनल इमरजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय आपातकालीन स्थिति में ये बैठक बुलाई जा सकती है। ऑप्शन सी इज बोथ, यानी कि दोनों, नन यानी कि इनमें से कोई नहीं। और हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि डिसीजन मेकिंग ऑफ एनी प्रोजेक्ट और प्रपोजल इम्पैक्टिंग मोर देन वन विलेज, यानी कि अगर कोई भी प्रस्तावना या परियोजना किसी एक गांव से अधिक गांव को प्रभावित करती है तो 2 या 2 से अधिक ग्राम सभाएं एक साथ बैठकर संयुक्त बैठक कर सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है ग्राम सभा कैन कॉन्स्टिट्यूट इट्स ओन कमिटीज इन केस ऑफ। हमें बताना है कि ग्राम सभा किसके मामले में अपनी खुद की समिति का गठन कर सकता है। किस किस मामले में कर सकता है अपनी समिति का गठन एक ग्राम सभा। हमारे ऑप्शन है मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि शांति और कानून की व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो एक अपनी कम्युनिटी बना सकते हैं। ऑप्शन बी इज मैनेजमेंट ऑफ विलेज मार्केट सेल्स और कंजम्पशन, यानी कि गांव के बाजारों बिक्री या खपत का प्रबंधन करने के लिए वो एक समिति बना सकते हैं। ऑप्शन सी इज कंट्रोल ऑफ मनी लेंडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर बॉडीज, यानी कि उधार देने और जल निकायों के प्रबंधन
पर निर्णय करने के लिए वो एक समिति बना सकते हैं। ऑप्शन डी इज फॉर ऑल, यानी कि ये सभी कथन सत्य हैं। और हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि गांव में शांति और कानून की व्यवस्था बनाए रखने के लिए, गांव के बाजारों और बिक्री खपत के प्रावधान को देखने के लिए, और उधार देने और जल निकायों के प्रबंधन के निर्णय पर जो ग्राम सभा है, इन सारे मामलों पर अपनी खुद की समिति का गठन कर सकती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्राम सभा ट्रेजरी फंड, यानी कि ग्राम सभा की कोष निधि से आप क्या समझते हैं। हमारे ऑप्शन है, टू कैरी आउट मैनी मैनेजमेंट फंक्शंस, यानी कि कई प्रबंधन कार्यों को करने के लिए। ऑप्शन बी इज कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सरकारी और गैर सरकारी गठनों से एकत्र किया जा सकता है ये कोष। ऑप्शन सी इज फॉर बोथ, यानी कि दोनों ही कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी इज नन, यानी कि कोई नहीं, दोनों में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। और हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही कथन सही हैं। जो ग्राम सभा का ट्रेजरी फंड है, यानी कि कोष निधि है, वो किस लिए बनाया जाता है, मैनेजमेंट फंक्शंस के लिए, यानी कि कई प्रबंधन कार्यों को करने के लिए जो ग्राम सभा है वो अपना एक कोष निधि यानी कि ट्रेजरी फंड बना सकता है। ये फंड वो यानी कि ये जो कोष है, ये जो निधि है, ये जो पैसा है वो सरकारी भी हो सकता है और गैर सरकारी संगठनों से भी एकत्रित हो सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूंसीज कैन बी देयर इन अ डिस्ट्रिक्ट। हमें बताना है कि एक जिले में कितने निर्वाचन क्षेत्र हो सकते हैं। हमारे ऑप्शन है मैक्सिमम 25 यानी कि अधिकतम 25, मिनिमम 10 यानी कि न्यूनतम 10, बोथ यानी कि दोनों, नन यानी कि इनमें से कोई नहीं। और हमारा सही उत्तर है बोथ यानी कि दोनों। न्यूनतम जो संख्या है किसी भी क्षेत्र की निर्वाचन की वो मिनिमम कितनी है 10 है और मैक्सिमम कितनी है 25, यानी कि न्यूनतम 10 अधिकतम 25 है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द डिटेल्स ऑफ इनमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ पंचायत रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट एनक्लोज्ड इन द एनुअल मीटिंग ऑफ। हमें बताना है कि जो पंचायत प्रतिनिधियों की जो अचल संपत्ति का विवरण होता है वो कौन सी वार्षिक बैठक में उसको संलग्न नहीं करते हैं। हमारे ऑप्शन है ग्राम सभा, ऑप्शन बी इज एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग यानी कि कार्यकारी समिति की बैठक, ऑप्शन सी इज जनरल बॉडी मीटिंग यानी कि आम सभा बैठक, और नन यानी कि इनमें से कोई नहीं। और हमारा सही उत्तर है ग्राम सभा, यानी कि जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनकी जो अचल संपत्ति है उसका जो विवरण है वार्षिक बैठक जो है ग्राम सभा की, उसमें उसको संलग्न करने की उनको आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, द ग्राम पंचायत इज आंसरेबल टू दी। हमें बताना है कि जो ग्राम पंचायत है वो किसके प्रति जवाबदेह होता है। हमारे ऑप्शन है ग्राम सभा, ऑप्शन बी इज इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयोग, ऑप्शन सी इज गवर्नर यानी कि राज्यपाल, ऑप्शन डी इज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिला न्यायालय। और हमारा सही उत्तर है ग्राम सभा, यानी कि जो ग्राम पंचायत है वो ग्राम सभा के प्रति जवाबदेही होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल डज पंचायत हैव एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल। हमें बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत पंचायत का प्रशासनिक नियंत्रण होता है। हमारे ऑप्शन है अंडर आर्टिकल 243H यानी कि अनुच्छेद 243 के तहत, अंडर आर्टिकल 360 यानी कि अंडर आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 360 के, अंडर आर्टिकल 320 यानी कि अनुच्छेद 320 के तहत, अंडर आर्टिकल 144 यानी कि अनुच्छेद 144 के तहत। और हमारा सही उत्तर है अंडर आर्टिकल 243H यानी कि अनुच्छेद 243H के तहत जो पंचायत का प्रशासनिक नियंत्रण है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 243H के अंडर आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, बाय विच अमेंडमेंट डज पंचायत हैव एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। में बताना है कि जो पंचायत का प्रशासनिक नियंत्रण है वो किस संशोधन के द्वारा हुआ है।
हमारे ऑप्शन है 92nd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का 92वां संशोधन, 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का 73वां संशोधन, 89th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का 89वां संशोधन, 64th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का 64th संशोधन। और हमारा सही उत्तर है 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि जो संविधान का 73वां संशोधन था उसके अंदर पंचायत का प्रशासनिक नियंत्रण आता है। हमारा अगला क्वेश्चन है द रोल ऑफ पंचायत कोर्ट्स इन द लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया। हमें बताना है कि भारत की कानूनी व्यवस्था में पंचायत अदालत की भूमिका क्या है। हमारे ऑप्शन है प्रोवाइड जस्टिस एट द डोर स्टेप फॉर द विलेज फोक यानी कि गांव के लोगों के लिए घर के दरवाजे पर न्याय प्रदान करना। ऑप्शन बी इज प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द लोकल ट्रेडिशन एंड कस्टम यानी कि स्थानीय परंपराओं और रीति रिवाजों को सुरक्षा प्रदान करना। ऑप्शन सी इज फॉर बोथ यानी कि दोनों ही कथन सही है। नन इज नन यानी कि इनमें से कोई भी कथन सत्य नहीं है। और हमारा सही उत्तर है बोथ यानी कि जो भारत की कानूनी व्यवस्था है उसमें पंचायत अदालत की जो भूमिका है वो गांव के लोगों को उनके दरवाजे तक न्याय प्रदान करना यानी कि गांव के हर एक व्यक्ति को न्याय प्रदान करना यहाँ की अदालत की मेन भूमिका है। और स्थानीय परंपराओं और रीति रिवाजों की सुरक्षा करना भी पंचायत अदालत का एक अहम भूमिका है। हमारा अगला क्वेश्चन है द रोल ऑफ पंचायती राज यानी कि हमें बताना है पंचायती राज की क्या भूमिका है। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए इज मॉनिटरिंग कोऑर्डिनेटिंग प्लानिंग यानी कि निगरानी करना, समन्वय करना और योजना बनाना। ऑप्शन बी इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल प्रोग्राम यानी कि राष्ट्रीय कार्यक्रमों को कार्यान्वयन करना। ऑप्शन सी इज बोथ यानी कि दोनों। ऑप्शन डी इज नन यानी कि इनमें से कोई नहीं। और हमारा सही उत्तर है बोथ यानी कि जो पंचायती राज है वो निगरानी भी करता है, समन्वय भी करता है, योजना भी बनाता है और राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी कि जो नेशनल प्रोग्राम है उनका भी समन्वय करता है पंचायती राज। हमारा अगला क्वेश्चन है द इलेक्शन ऑफ पंचायत इज वेस्टेड इन। हमें बताना है कि पंचायतों के जो चुनाव है वो किसमें निहित होते हैं। हमारे ऑप्शन है स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी कि राज्य चुनाव आयोग, लोकल बॉडी यानी कि स्थानीय निकाय, विलेज लेवल यानी कि ग्राम स्तर, नन यानी कि इनमें से कोई नहीं। और हमारा सही उत्तर है स्टेट इलेक्शन कमीशन यानी कि जो पंचायतों के चुनाव होते हैं वो राज्य चुनाव आयोग में निहित होते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है फॉर द पंचायत इलेक्शन द स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड बाय। हमें बताना है कि जो पंचायत चुनाव के लिए राज्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है। हमारे ऑप्शन है सरपंच, गवर्नर यानी कि राज्यपाल, प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री। और हमारा सही उत्तर है गवर्नर यानी कि राज्यपाल। जो पंचायत चुनाव के लिए जो राज्य चुनाव के आयुक्त की जो नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है द फादर ऑफ पंचायती राज इन इंडिया। हमें बताना है कि भारत में पंचायती राज के जो जनक थे वो कौन थे। हमारे ऑप्शन है बलवंत राय मेहता, मुकेश शर्मा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नन यानी कि इनमें से कोई नहीं। और हमारा सही उत्तर है बलवंत राय मेहता यानी कि जो भारत में पंचायती राज के जो जनक थे वो कौन कहलाते हैं। बलवंत राय मेहता जी जो हैं वो पंचायती राज के जनक कहलाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है डिस्प्यूट बिटवीन टू पंचायत इज रिजॉल्व बाय यानी कि जब दो पंचायतों के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसको किसके द्वारा सुलझाया जाता है। हमें बताना है। हमारे ऑप्शन है स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार द्वारा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जिला न्यायालय द्वारा, नन यानी कि इनमें से कोई नहीं। हमारा सही उत्तर है
स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार द्वारा, यानी कि अगर दो पंचायत में विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वो राज्य सरकार द्वारा सुलझाया जाता है। हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है वर्क ऑफ ग्राम सचिव। हमें बताना है जो ग्राम सचिव होते हैं उनका क्या कार्य होता है। हमारे ऑप्शन है मेंटेनेंस, फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ विलेज, गांव के वित्तीय रिकॉर्ड को बनाए रखना इनका काम होता है। ऑप्शन बी इज प्रिपेयर द बजट फॉर द विलेज, यानी कि गांव के लिए बजट तैयार करना इनका कार्य होता है। ऑप्शन सी इज अरेंज मीटिंग एंड अपॉइंटमेंट्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विलेजेस, गांव के प्रशासन के लिए बैठकों और नियुक्तियों की व्यवस्था करना इनका कार्य होता है। ऑप्शन डी इज फॉर ऑल, यानी कि हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि सभी। जो ग्राम के सचिव होते हैं वो एक वित्तीय रिकॉर्ड भी बनाते हैं गांव के लिए, उनके लिए बजट भी तैयार करते हैं और प्रशासन के लिए बैठक और नियुक्तियों की व्यवस्था भी करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।